नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEDSV 101 के सेकंड पार्ट को लेकर के। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से इसके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में भी मैं आपको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ 2025 सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं सिर्फ उनको लेकर के असाइनमेंट लिखना है। यदि आप अन्य किसी सेशन के लिए असाइनमेंट लिखते हैं तो आपकी असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको वीडियो के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट हमारा देखने को मिलेगा, जहाँ से देख करके आपको किस तरीके से असाइनमेंट डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि उसमें दी गई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कुछ बच्चे उसमें से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि मैं उनका रिप्लाई करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका रिप्लाई भी आपको दूंगा। बट जब हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें हम 3 या 4 कैटेगरीज जो और भी उनके ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, कैसे आपको क्या क्या करना है, इनके बारे में ब्रीफ बताते हैं। तो इसीलिए मेरा हर बार आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके, आधी अधूरी जानकारी प्राप्त ना हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अभी कुछ बच्चों को BA के सब्जेक्ट्स को लेकर के भी क्वायरीज है। धीरे धीरे आपको हमारे चैनल पर सभी असाइनमेंट मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट की असाइनमेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को लेकर के, जो कि रहेगा मानव आचरण के नियम और सिद्धांत क्या हैं, आचरणों के सिद्धांत की व्याख्या करें। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। मानव आचरण का अध्ययन नैतिकता का दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विषयों के अंतर्गत किया जाता है। आचरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक, व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन के लिए जाने वाले कार्य का व्यवहार का रूप होता है। हम आचरण के नियमों और सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम उन मान्यताओं और मानकों को, उनके मूल्यों की चर्चा करते हैं जो निर्धारित करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बेसिकली इसमें आपको बताया गया है, जब भी आप किसी के नेचर के बारे में बात करते हैं, आचरण के बारे में बात करते हैं, तो जो सामाजिक तौर पे व्यवहार है उसको आप उनके मूल्यों के आधार पर सुनिश्चित करते हैं कि उसका बोलने का तरीका सही है, या वो छोटे बच्चों से अच्छे से बात करता है या नहीं करता है, या उसका बड़ों के प्रति व्यवहार क्या है। तो इन सभी चीज़ों पे आप उसको निर्धारित करके उसके आचरणों के बारे में बात करते हैं कि उसका आचरण सही है या गलत है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। मानव आचरण के नियम और सिद्धांत न केवल व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में सहायक होते हैं बल्कि समाज के सुचारू संचालन और नैतिक विकास में भी सहायक होते हैं, जिसमें आपको इसके कुछ नियम देखने को मिलेगा। जिसमें पहला नियम रहेगा नैतिकता। मानव आचरण का सबसे पहला और प्रमुख नियम नैतिकता है। यह नियम यह निर्धारित करता है कि कोई कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं है। मतलब कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप उसको पहले एनालाइज करते हो कि ये जो हमारे रूल रेगुलेशन है या हमारी संस्कृति है या धर्म है, उनके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है मेरा डिसीजन या नहीं करता है, तो उसी के बाद आप उसको सही या गलत निर्धारित करते हो। तो नैतिकता सामाजिक मानदंडों पर आधारित होती है और यह संस्कृति, धर्म और शिक्षा से प्रभावित होती है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट को लेकर के, जो कि है उत्तरदायित्व। व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि कोई भी कार्य उसको नुकसान पहुंचाता है तो वह नैतिक रूप से और कभी भी कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा काम है, जो जैसे आपको कोई जॉब दी गई है, आपको उसको संपूर्णतः अपनी जिम्मेवारी के अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसा कराया जा रहा है कि जो आपके रूल रेगुलेशन के खिलाफ है, तो उसमें कानून आपके साथ सहयोग करेगा। इसके बाद है सत्यता। सत्य का पालन करना मानव आचरण का एक आवश्यक नियम है। झूठ बोलना, धोखा देना या भ्रम फैलाना समाज में अविश्वास और अस्थिरता को जन्म देता है।
मतलब जो आदमी सच बोलता है उसे सबसे अच्छे आचरण वाला आदमी माना जाता है, और जो आदमी झूठ बोलना, एक दूसरे के बारे में अफवाहें फैलाना या पीठ पीछे बातें करना, तो वह उसे अच्छे आचरण वाला नहीं माना जाता। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, न्याय और निष्पक्षता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और न्याय मिलना चाहिए। पक्षपात और भेदभाव के आचरण के मूल नियमों के विरुद्ध होते हैं। जैसे कि आपको कई बार अपने एक फैमिली मेंबर और एक अननोन पर्सन के बीच में कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, तो आपको उसमें सभी नियमों और मापदंडों के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, चाहे आपका कोई रिलेटिव ही उसमें गलत हो, अन्य पर्सन गलत ना हो। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, जो कि है सम्मान। दूसरों की भावनाओं, विचारों, अधिकारों का सम्मान करना तथा उचित और समय आचारक का प्रतीक है। मतलब आप अपने छोटों से भी आदर से बात करें, बड़ों से भी आदर से बात करें। छोटे बड़ों का सम्मान करना, उनके धर्म की इज्जत करना, उनके प्रति अच्छा भाव रखना, इसके बारे में बताया गया है, जो कि एक अच्छे आचरण का प्रतीक है। सहयोग और सहानुभूति। व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग करना चाहिए। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, अगर किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आप उसे ज़रूर सपोर्ट करें, यह भी आपके एक अच्छे आचरण के बारे में दर्शाता है। मानव आचरण के सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि रहेंगे कर्तव्य सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी कार्य की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके परिणाम क्या होंगे, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य स्वयं में कितना नैतिक है। उदाहरणतः सत्य बोलना एक नैतिक कर्तव्य है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसमें कर्तव्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जो आप कार्य करते हैं तो उसमें यह है कि उसका परिणाम क्या होगा, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी। आपको इस बात पे बात करनी है कि वो करना सही है या नहीं है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कुछ, उनके बारे में बात करेंगे। कार्य अपने आप में सही होना चाहिए। परिणामों की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को साध्य नहीं बल्कि साध्य के रूप में देखना चाहिए। तो ये इसके कुछ मुख्य विशेषताएं रहेंगी। अब इसके बाद इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा परिणामवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणामों पर निर्भर करती है। यदि कार्य का परिणाम सुखदायक, कल्याणकारी या लाभकारी है तो वह नैतिक है। उदाहरण के लिए किसी कार्य से समाज का अधिकतम लाभ होता है तो वह नैतिक रूप से उचित है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे, जो कि है व्यक्ति सुख से अधिक समाज के समूह को सुख को महत्व दिया जाता है। तो यह व्यक्तिगत का आपको एक उदाहरण देखने को मिलेगा। इसके बाद है सद्गुण सिद्धांत। यह सिद्धांत निर्भर करता है कि आचरण की नैतिकता व्यक्ति के चरित्र और गुणों पर निर्भर करती है, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य करेगा, जिसके मुख्य गुण है ईमानदारी, सहानुभूति, साहस और संयम। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा सामाजिक संविधान सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति समाज के साथ एक अनुबंध में बंधा होता है, जिसके तहत वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग करता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। यह अनुबंध आचरण को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल ढालने का अधिकार करता है। जैसे कि आपको कोई जॉब दी जाती है तो उसमें आप स्वतंत्र नहीं होते, आप कोई जो उसको लेकर के रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत रहकर ही आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो कि है यह सिद्धांत नागरिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है जिसके अंडर आप अपनी जॉब कर रहे हैं या अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ताकि आपके डिसीजन से या आपके कार्य से समाज और नागरिकों को बढ़ावा मिले, उनके सिद्धांतों को बढ़ावा मिले। इसके बाद आता है आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत। विभिन्न धर्मों और अध्यात्मों परंपराओं के आचरण से स्पष्ट सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में धर्म, कर्म, सत्य और अहिंसा को प्रमुख माना गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग और पंचशील का आचरण के लिए अनिवार्य बताया गया है। इस्लाम में धर्म में ईमान, नमाज, जमकता आदि आचरण की मूल आधार है। ईसाई धर्म में प्रेम, क्षमा और करुणा को प्रमुख नैतिक सिद्धांत माना गया है। ये इस तरीके से इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपको छठा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है गांधीवादी नैतिक सिद्धांत, जिसके बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी के मानव आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह और जैसे सिद्धांतों को मूल माना है। आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि वो अहिंसा के खूब प्रचार करते थे और वो ब्रह्मचर्य का भी प्रचार करते थे। वह सत्य बोलने के लिए लोगों को उत्साहित करते थे।
अब हम बात करें जो कि गांधी जी के अनुसार जो हैं वो हैं साधन की पवित्रता, साध्य की पवित्रता से काम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम लक्ष्य तक नैतिक साधनों से नहीं पहुंच सकते तो वह सफलता नहीं कहलाती। मतलब आप झूठ बोल के या किसी के साथ फ्रेब करके अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो वह सफलता नहीं कहलाती, ऐसा कुछ मानना था गांधी जी का। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक संदर्भ में आचरण के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में यह सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, वहीं नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी देखा जा रहा है। ऐसे समय में आचरण के सिद्धांत हमें दिशा देते हैं, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा कार्यस्थल पर नैतिक आचरण, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और टीम वर्क। मतलब जब भी आप अपनी जॉब करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी ईमानदारी और जो आपके डिसीजन होंगे उसमें बिना किसी भेदभाव के आपको निष्पक्षता से लेने चाहिए और आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। डिजिटल व्यवहार में गोपनीयता, सत्य और उदारवादिता। मतलब जो आपको बातें बताई जाती हैं उनको आपको अपने तक ही सीमित रखना है, सत्य बोलना है और उदारवादी रहना है। सामाजिक जीवन में सहिष्णुता, समानता और सामाजिक न्याय। तो इस तरीके से आपको इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। मानव आचरण के नियम और सिद्धांत व्यक्ति और समाज दोनों के नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक समरसता और वैश्विक भाईचारे की भावना को पोषित करते हैं। कर्तव्य, परिणाम, सद्गुण, सामाजिक अनुभव और धार्मिक दृष्टिकोण सभी मिलकर व्यापक नैतिक संरचना तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है। इसलिए आचरण के सिद्धांतों को केवल पढ़ने या जानने तक सीमित ना रखकर उन्हें जीवन में अपनाना वास्तविक नैतिकता की पहचान है। यही मानवता की दिशा में हमारा सच्चा प्रयास और कर्तव्य है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, मौखिक बातचीत क्या है? मौखिक और गैर मौखिक बातचीत की व्याख्या करें। तो आइए अब इसके उत्तर पर हम बात करेंगे, जो कि रहेगा संचार मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे विचारों, भावनाओं, अनुभवों और सूचनाओं को साझा करने का माध्यम है। संचार 2 प्रकार का होता है, मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक होता है जो आपने बताया गया हो, जो बातचीत के थ्रू किया गया हो, उसे मौखिक बोलते हैं। और गैर मौखिक के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मौखिक बातचीत। मौखिक बातचीत की जो परिभाषा वह रहती है, मौखिक बातचीत वह सब प्रेरणा है जिसमें भाषा और शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें मुख से उच्चारित शब्दों के माध्यम से संदेश दिया जाता है। इससे आमतौर पर आमने सामने, टेलीफोन पर या किसी अन्य ऑडियो के माध्यम से किया जा सकता है। यह होता है आपका मौखिक जो बातचीत करने का परिभाषा है वह रहती है कि आप किसी से अपने आमने सामने बैठ के बात करना, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी आपको अपने शब्दों को आपके तक पहुँचाना, चाहे मैं रिकॉर्डिंग करके पहुँचाऊँ, चाहे मैं वीडियो बना करके पहुँचाऊँ, या मैं आपसे टेलीफोन पर बात करके पहुँचाऊँ, या आपके सामने बैठ करके पहुँचाऊँ। ये होती है एक मौखिक शब्द आपस में आदान प्रदान करना। इसके जो उदाहरण है वह है शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 मित्रों के बीच में आपसी बातचीत, किसी नेता का भाषण, कॉल सेंटर प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक से बात। ये सारी मौखिक बातों के एक उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे मौखिक बातचीत की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि रहेगा स्पष्टता। शब्दों के प्रयोग से संदेश अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। तीव्रता, यह संवाद का सबसे तेज माध्यम है क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। लचीलापन, व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों और शैली को बदल सकता है। जैसे कि इसमें स्पष्टता बताई गई कि जो भी मैं आपको बोलूँगा वो स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप तक क्या चीज़ पहुँच रही है, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तीव्रता ये रहती है कि जैसे ही मैंने बोला वो आपने सुन लिया, तो इसमें आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है लचीलापन। इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा जूनियर है, उससे हमारा एक वे ऑफ टॉकिंग होता है। अब हम अपने सीनियर से बात करते हैं तो हमारा एक वे ऑफ टॉकिंग होता है। अब हम अपने शिक्षक से बात करते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है। जब हम अपने फादर से बात करते हैं तो हमारा एक वे ऑफ टॉकिंग होता है। तो जब भी आप मौखिक बातचीत करते हैं तो उन्हें आप इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का लचीलापन आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जो कि है संवादात्मकता। यह द्विपक्षीय होता है जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों भाग लेते हैं। मतलब यह होता है कि इसमें अगर हम अभी जैसे आप मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे तो इसमें सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो। और जो संवादात्मकता होती है वो 2 पक्षों का होता है, जब आप भी बोलें और मैं भी बोलूँ और दोनों एक बारी में भागीदारी करें तो उसे
संवादात्मकता बोलते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति, दो शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं भी प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। मतलब आप शब्दों के माध्यम से आप दुखी हो, आप खुश हो, तो आप अपने बोलने के तरीके से, जो मौखिक बातचीत का तरीका, उससे आप अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मौखिक संचार के प्रकार क्या क्या हैं उनके बारे में, जो कि है औपचारिक मौखिक संचार हैं। वह है मीटिंग्स, जैसे मिल के बात करना, मीटिंग करना, भाषण देना, साक्षरता, सरकारी निर्देश, या वीडियो कॉल के थ्रू भी देना, टेलीफोन पे देना, आप इनमें वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अनौपचारिक संसाधन क्या हैं, वो रहेंगे यह व्यक्तिगत, जैसे कि दोस्तों से बातचीत, परिवार में चर्चा, सहकर्मियों के बीच कैजुअल बातचीत। अब हम गैर औपचारिक बातचीत की क्या परिभाषा है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा गैर औपचारिक बातचीत से यह संपूर्ण है जिसमें बिना शब्दों का प्रयोग किए केवल हाव भाव, शरीर की भाषा, आंखों की गति, चेहरे के भाव, संकेत, स्पर्श, आवाज़ के उतार चढ़ाव आदि के माध्यम को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी आंखों को देखकर बता देते हैं कि जैसे वो शरीफ है या वो शैतान है, या वो कई बार इशारे करते हैं एक दूसरे की तरफ, कि आपको इशारों से बता दिया जाता है कि आपको इधर जाना है या इधर आना है, या आपको ऐसे करना है, या आप किसी से पूछते हो कि कितने रुपए हुए, वो आपको इशारे से बता देता है 4। तो ये गैर मौखिक बातचीत है कि आप बिना बोले अपनी बातों को किसी तक पहुंचाएं, तो वह गैर मौखिक बातचीत रहेंगी। इसका उदाहरण के बारे में बात करेंगे, सिर हिलाकर हाँ करना, आंखों से गुस्सा या प्रेम जताना, मुस्कुराना, हाथ से इशारे करना, ये सभी गैर मौखिक है, क्योंकि इसमें आपने अपने मुख से कुछ भी नहीं बोला, तो ये गैर मौखिक बातचीत रहेंगी। इसमें आपने बिना कुछ बोले अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, या जो भाव हैं, उन्हें सामने वाले तक पहुंचाए, तो ये गैर मौखिक बातचीत रहेंगी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी? मूक संचार, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जैसे मैंने कि बताया, ये मौन भाषाएं होती हैं। आप इसमें इशारों से बात कर सकते हैं, सर से हिला करके बात कर सकते हैं, आंखों से बात कर सकते हैं, तो इसमें आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। सर्वभौगिकता, कई भाव जैसे मुस्कुराहट या क्रोध को हर संस्कृति में समझा जा सकता है। जो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप किसी भी भाषा से हो, किसी भी देश से हो, तो हर किसी में एक कॉमन चीज़ है। अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब उसे कुछ अच्छा लग रहा है, वो अच्छे भाव में है। अगर वो क्रोध कर रहा है तो उसे कुछ बुरा लग रहा है। ये हर किसी कल्चर में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो मुस्कुराए और किसी को बुरा लग रहा है तो वो हंसे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सभी में सेम ही होता है। पूरक भूमिका या मौखिक बातचीत को पूरक या सशक्त बनाता है। जैसे आप किसी से मौखिक बातचीत करते हैं तो आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, जो बिना बोले जो आपसे दिए गए हैं, वो आपको आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें पूरा करने का काम करता है। अविश्वसनीय का निर्धारण, किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसके बोले गए शब्दों से मेल नहीं खाती तो हम असली भाव को गैर मौखिक संकेतों के से समझ सकते हैं। मतलब कि कोई आपको अपना दुख बता रहा है या पीड़ा बता रहा है या खुशी बता रहा है, उसके बताने में और उसके हाव भाव में अगर आपको मैच नहीं दिखता या मेल नहीं दिखता, तो इसका मतलब आप उससे समझ सकते हैं कि यह हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है स्वाभाविकता, यह प्राय अनैच्छिक और भावनात्मक होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम छठे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मौखिक और गैर मौखिक बातचीत की जो तुलना है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको कुछ इस तरीके का टेबल देखने को मिलेगा। इसमें जो आधार हैं वो है माध्यम, दो शब्दों और भाषा द्वारा जो मौखिक बातचीत हो सकती है, और जो गैर मौखिक है वह हाव भाव, संकेत, बॉडी लैंग्वेज, स्पर्श आदि से आप पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक और इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से आपको इसमें एक टेबल देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप लिख सकते हैं और इसे देख करके पढ़ सकते हैं। अब मौखिक और गैर मौखिक बातचीत का आपसी क्या संबंध है इसके बारे में बात करेंगे। यद्यपि दोनों संवाद अलग अलग माने जाते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से एक दूसरे को पूरक होते हैं। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए दोनों का समन्वय और आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि एक शिक्षक कुछ पढ़ाते समय आंखों का संपर्क बनाए रखता है, हाथों से संकेत करता है और चेहरे पर उत्साह दिखाता है, तो उसकी शिक्षा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि यदि मान लो विदाउट एक्सप्रेशन कोई आपसे बात करेगा तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट रखोगे ही नहीं, आप उससे बात करना नहीं पसंद करोगे, आप उसे सुनना पसंद नहीं करोगे। यदि वो आपके एक्सप्रेशन के साथ, जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो उस फिल्म को अधिक पसंद किया जाता है जिसमें एक्सप्रेशन भी हो और उसमें शब्दों का प्रयोग भी अच्छे से किया गया हो।
अब कोई भी हम किसी का भाषण सुनने जाते हैं, किसी की वीडियो देखने जाते हैं, यदि उसमें आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखते तो आप उसे कम प्रभावशाली मानते हैं। इसके बाद है प्रभावी संचार में दोनों का महत्व। भाषण देने वाला व्यक्ति यदि अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाता तो उसकी बात उबाऊ सी लग सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। केवल इशारों से पूरी बात कहना संभव नहीं है, इसलिए शब्दों का उपयोग भी आवश्यक है। दोनों मिलकर संप्रेषण को अधिक संजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों के जो महत्व हैं, दोनों को इकट्ठा रखा जाता है, तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष को लेकर। मौखिक और गैर मौखिक बातचीत दोनों ही संचार के लिए आवश्यक है और पूरक अंग है। जहाँ मौखिक बातचीत शब्दों और विचारों द्वारा स्पष्ट और तार्किक रूप से प्रस्तुत की जाती है, वहीं गैर मौखिक बातचीत भावनाओं मनोभावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। एक सफल संवादक वही होता है जो दोनों प्रकार के संशोधन को संतुलित रूप से प्रयोग कर सके। विशेष रूप से मूल्यपरक शिक्षा और शैक्षणिक के क्षेत्र में यह भी आवश्यक है कि शिक्षा अपने मौखिक संवाद को उपयुक्त हाव भाव और शारीरिक भाषा के साथ साथ प्रस्तुत करे, जिससे विद्यार्थी न केवल ज्ञान प्राप्त कर सके बल्कि उसे आत्मसात भी कर सके। तो इस तरीके से आपको यह पूरा प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके 5वें प्रश्न को लेकर के। यह आपका लास्ट प्रश्न रहेगा क्योंकि इसमें 20-20 अंक के आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके 5वें प्रश्न को लेकर के, सहकर्मी कौन है? स्कूल और साथियों के माध्यम से मूल्यों के विकास पर चर्चा करें। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति निर्माण, समाज, परिवार, विद्यालय और सहकर्मी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सहकर्मी अर्थात हमारे हमउम्र साथी, मित्र, सहपाठी आदि जो हमारे साथ स्कूल, समाज या अन्य समूहों में होते हैं। बच्चों के जीवन में यह समूह एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि उनके साथ वे समय बिताते हैं, विचार साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। विशेष रूप से विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी निर्माण होता है। इसमें हम सहकर्मियों की परिभाषा, उनकी भूमिका तथा विद्यालय और साथियों के माध्यम से मूल्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें हम यही कुछ इसका ओवरव्यू आपको देखने को मिला। अब हम बात करेंगे सहकर्मी क्या होते हैं, किन्हें आप सहकर्मी कहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सहकर्मी शब्द का अर्थ है हमारे वे हम उम्र व्यक्ति जो हमारे साथ किसी समान गतिविधि या समूह से जुड़े होते हैं। यह समूह स्कूल, खेल का मैदान, पड़ोस या किसी शौक संबंधी गतिविधि के माध्यम से है। शिशु जब बाल्यावस्था पार कर लेता है, किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों को अधिक महत्व देने लगता है। ऐसे में सहकर्मी बच्चे के व्यवहार, सोच, मूल्य और सामाजिक गहराई को प्रभावित करते हैं। सहकर्मी बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप फ्रेंड, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो आप अपने दोस्त को आपका सहकर्मी बोल सकते हो। तो अब ये क्या होते हैं कि क्या होता है, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो मान लीजिए आप कहीं खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका दोस्त बना उसे आप सहकर्मी कह सकते हैं। आपका जो स्कूल में है उसे आप सहकर्मी कह सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई शौक है, आप जिम जा रहे हैं या आप कहीं और खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें आप सहकर्मी कह सकते हैं, जो आपके हम उम्र से एज के होते हैं। अब हम बात करें सहकर्मी समूह की कुछ विशेषताएं। समान आयु वर्ग के सदस्य होते हैं, समान स्तर की समझ और अनुभव साझा करते हैं, बच्चों को स्वतंत्रता से सोचने और व्यवहार करने का अवसर मिलता है, एक दूसरे से सीखने की प्रतिक्रिया में सहायक होते हैं। मतलब अगर आप हम उम्र के बच्चे हो और आप एक दूसरे से सुझाव अपना साझा करते हो कि मुझे यह सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो दूसरा भी उस विचार के प्रति आपकी प्रतिक्रिया देता है और आपको समझने में दोहरी समझ मिलने लगती है। उसके बाद आप अपनी जो भी विचार होते हैं सह उम्र के लोगों में ईजिली बोल सकते हो। आप अपना व्यवहार भी उनको दिखा सकते हो, उसमें जो जो आपकी गलतियाँ होती है उन्हें वह सुधारने की कोशिश करते हैं अगर आपके सहकर्मी अच्छे हैं। एक दूसरे से आप कुछ कुछ सीख सकते हो, किसी को कुछ आता है, किसी को किसी प्रकार की नॉलेज है, तो वह भी आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। विद्यालय में सहकर्मी और साथियों की क्या भूमिका है? विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक, प्रशासक, सहपाठी और अन्य सहकर्मी होते हैं। यहाँ बच्चों को न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि सामाजिक कौशल, नैतिकता, सहानुभूति, नेतृत्व, टीम भावना, सहयोग और उदारवादी जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। स्कूल में सहपाठी उनके सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित रूप से योगदान देते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी स्कूल में या कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपके कुछ तो प्रशासक होते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट के लोग, कुछ आपके साथ के स्टूडेंट होते हैं, कुछ आपके वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं वह होते हैं। वह आपको कौशल, नैतिकता, सहानुभूति और टीम भावना के बारे में बताते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। सहयोग और टीम की भावना, इसके पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे।
जब विद्यार्थी समूह में परियोजनाएं करते हैं, खेलों में भाग लेते हैं या सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं। यह सहयोगी भावना उनके भीतर एकता और सहभागिता, सहनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करती है। जैसे कि आपने कई बार स्कूल के एनुअल फेस्ट में भाग लिया होगा, जिसमें 20 से 30 बच्चे, 10 से 15 बच्चे या 3 से 4 बच्चे एक टीम में एक कोई भी आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं या किसी कल्चर को प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक टीम वर्क में काम करते हैं। यदि मान लीजिए आप किसी स्कूल से अपनी क्रिकेट टीम में गए हैं या फुटबॉल टीम में गए हैं, तो आप वहाँ से टीम वर्क की भावना सीख रहे हैं और सहयोग की भावना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर खेलते हैं तो आपको सभी के अकॉर्डिंग एक समूह में चलना पड़ता है, सभी को अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है, तो उससे आपकी टीम वर्क की भावनाएं बढ़ती हैं। अब हम बात करेंगे नेतृत्व और क्षमता का उत्तरदायित्व। कक्षा के प्रतिनिधि चुने, क्लब गतिविधियों या छात्र संघ में भाग लेने के लिए दौरान बच्चों के नेतृत्व गुणों का विकास होता है। साथ ही वे समझते हैं कि समूह का नेतृत्व करना केवल अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। मतलब अगर आपको मान लीजिए क्लास का मॉनिटर चुन लिया गया है या आप किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, तो आपको वहाँ जाने के बाद यह पता चलता है कि आपको किस तरीके से लीड करना है, किन किन अपने जो मूल अधिकार है उनका ध्यान रखना है और कैसे कैसे अपने अधिकारों का उत्तरदायित्व भी निभाना है। इसके बाद अनुशासन और नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति। जब बच्चे साथियों साथ रहते हैं तो समूह में बने रहने के लिए अनुशासन व्यवहार करना पड़ता है। विद्यालय का अनुशासन, समय पालन करना, वर्दी पहनना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, मूल्य स्वतः ही विकसित होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में या स्कूल में है, तो आपको पता है कि 10 बजे आपकी क्लास लगनी है, 11 बजे उस सब्जेक्ट की क्लास लगनी है, दोपहर में लंच हो गया तो उस दौरान आपको खाना खाना है, स्कूल जाने के लिए आपको ड्रेस भी पहननी है और उसके बाद आपको अपने टीचर का भी सम्मान करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप में जो अनुशासन और नियम पालन करने की जो प्रवृत्ति है वह आप अपने अंदर बिल्ड करते हैं। समावेशी और विविध की स्वीकृति। विद्यालयों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होते हैं। ऐसे वातावरण में रहकर बच्चे विविधता को स्वीकार करना, भिन्नता का सम्मान करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना सीखते हैं। जब आप अपने किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ने अपनी सिटी से दूसरे में जाते हैं या अपनी सिटी में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे अदर स्टेट के, अदर सिटी के, अदर धर्म के, अदर संस्कृति के भी आते हैं, जिनके साथ आप एक क्लास में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रति अपना समान व्यवहार दिखाते हैं। तो इसके बीच में आप अपनी जो सम्मान करने की जो क्षमता है उसे सीखते हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं। इसके बाद है संवेदनशील और सहानुभूति। जब कोई विद्यार्थी किसी कठिनाई या समस्या का सामना करता है तो उसके सहपाठी साथ सहानुभूति दिखाते हैं। इस बच्चे के भीतर करुणा, दया और सहयोग का मूल्य भी विकसित होता है। यदि मान लीजिए आपके किसी क्लासमेट को कोई इशू होता है, तो उस टाइम आप उसके साथ खड़े होते हैं, उसे अपना सहयोग देते हैं और उसे अपनी सहानुभूति देते हैं। तो यह संवेदनशीलता, मतलब उसे दुख हुआ है तो आपको ही बुरा लगा है। सहानुभूति, अगर उसे दुख हुआ है तो आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो या किसी बात का बुरा लगा है तो समझाने की कोशिश करते हो। तो यह आपके भीतर करुणा और दया का भाव भी विकसित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे छठे पॉइंट की, नैतिक निर्णय और आलोचनात्मक सोच। सहकर्मियों के साथ संवाद, बहस, विचार विमर्श के माध्यम से बच्चों को सोचने की समझ और विकसित होती है। वे सीखते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले नैतिक दृष्टिकोण से सोचना क्यों आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे ग्रुप में रहते हो, तो वहाँ पर आपकी किसी से बहस भी होती है, आप उनसे वाद संवाद भी करते हो, बातचीत करके किसी चीज़ को हाँ या ना करने की कोशिश करते हो, अपने विचार भी रखते हो। तो इससे आपकी जो सोचने की क्षमता है, जैसे आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो नेक्स्ट टाइम आप उस बात को सीखते हैं कि इनके साथ हमें नहीं रहना या ऐसे नहीं रहना। तो उसको लेकर के भी आप इन फ्यूचर जब किसी से नए रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप नैतिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे सहकर्मियों के माध्यम से मूल्य विकास के जो उदाहरण हैं उनको लेकर के। एक छात्र जब किसी दूसरे छात्र को होमवर्क करने मदद करता है तब वह मदद और सहयोग का मूल्य सीखता है। बहुत इजी वे में आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त होमवर्क कर रहा है और वह आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें हमें क्या करना होगा, तो वह आपकी मदद कर रहा है, उससे आप मूल्य और सहयोग, मतलब मदद करना और सहयोग करना सीख रहे हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर छात्र किसी दोस्त को गलत काम करने से रोकता है तो वह साहस, ईमानदारी, नैतिक जिम्मेवारी के मूल्य विकसित होते हैं। जैसे आपका फ्रेंड है, वो किसी गलत आचरण का हिस्सेदार बन रहा है, तो आप उसे उस टाइम मना करते हो कि आप ऐसा ना करें, इसका आपको इन फ्यूचर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कहने के लिए आपको साहस चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए और आप अपने नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेवार होने चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ें कह सकते हैं।
इसके बाद आता है जब छात्र एक खेल में हार को स्वीकार करते हुए भी अपने साथी को बधाई देते हैं तो वह खेल भावना और सकारात्मक का अभ्यास करते हैं। जैसे कि आपने किसी भी खेल में देखा होगा, जब कोई भी टीम हारती है या जीतती है, वो एक दूसरे से हाथ मिला करके, गले मिल करके उन्हें सद्भावना प्रदान करते हैं। तो वह आपको मतलब अपनी हार भी स्वीकार की है उन्होंने और आपसे गले मिल करके आपको विश भी किया है। तो इसमें आप आत्म संयम का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को इतना कैपेबल बना रहे हैं कि आप अपनी हार को या अपने बुरे वक्त को भी स्वीकार कर सकें। विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस प्रश्न का मुख्य केंद्र बिंदु सहकर्मी और साथी हैं, फिर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक उस वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के में सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें वह खुलकर अपनी बात कह सके, सीख सके। वे बच्चों को संवाद, समालोचना और सम्मान के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार जो टीचर होते हैं उनकी क्लासेस लगाने का बच्चों का मन करता है, जब वो पढ़ाते हैं तो वो ईजिली समझ भी आता है। तो ये टीचर का जो व्यवहार है यही एक माहौल बनाता है कि आप उसमें कितने नैतिक मूल्य को सीखते हैं, कितनी चीज़ों को समझते हैं। वो सब चीज़ें एक टीचर के द्वारा ही बच्चे में प्रदान की जाती हैं। यदि आपको टीचर इरिटेट करता है, बात बात पर ऊंचा या नीचा दिखाता है, तो आप उससे बात करना या उसकी चीज़ों को समझना ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा जो टीचर तुमसे सकारात्मक ऊर्जा रखता है आप उसी से अच्छे नैतिक आचरण और विराचरण सीखते हैं। इसके बाद हम बात करें चुनौतियाँ। कभी कभी सहकर्मी समूह बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं, जैसे धूम्रपान, अपशब्दों का प्रयोग, हिंसा आदि। कि जब आपका जो संगत है वो बुरी हो जाए तो आप बुराइयों के साथ ही चलना पसंद करेंगे। इस कारण शिक्षक और अभिभावकों के बच्चों के समूह पर सतत निगरानी रखनी पड़ती है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक रोल मॉडल के माध्यम से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। अब हम बात करें इसके निष्कर्ष को लेकर के। सहकर्मी और साथी के जीवन न केवल सामाजिक समर्थन प्रदान करता है बल्कि मूल्यों और निर्माण में भी सहायक होता है। विद्यालय एक ऐसा मंच है जहाँ बच्चे विभिन्न व्यक्तियों और अनुभवों के संपर्क में आकर अपने भीतर आवश्यक जीवन मूल्यों विकसित करते हैं। उचित वातावरण, मार्गदर्शन और सकारात्मक सहकर्मी के समूह के माध्यम से बच्चे एक उत्तरदायित्व, संवेदनशील और मूल्य संपन्न नागरिक बन सकते हैं। तो यह इसका कुछ निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं। आपको पहली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, दूसरी वीडियो में हमने बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आंसर पता कर सकते हैं, हमारी टीम द्वारा आपकी उचित तौर पर सहायता की जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।